ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोदकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टाटा विमान परिसर के उद्घाटन के बारे में, जो भारत और स्पेन के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस नए विमानन सुविधा का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं इसके महत्व और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोदकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया स्पर्श। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विमान परिसर है, ये भारत और स्पेन के संबंधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम आत्मनिर्भरता के और कदम उठा रहे हैं, और इसी का एक पहलू ये है कि टाटा कंपनी को क्लियर किया था कि जो हमारे AN-12 और उसके बाद में AN-32 जो जहाज जो माल उठाते हैं सैन्य का, और सबसे ज्यादा जो हमारी नॉर्थ के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ सैनिकों को या उनके इक्विपमेंट को, माल को, और मेडिकल इमरजेंसी में जख्मी सैनिकों को स्ट्रेचर पर उठा के यहाँ से वहां, यानी एक खाई से दूसरी खाई में हो या एक एरिया से दूसरे एरिया में हो, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हालांकि पीछे हमने C-130 विमान जो अमेरिका से लिए वो, और C-17 मालवाहु विमान लिए, जो उसमें ये सारी चीजें हो सकती है, और इसमें पैराट्रूपर्स भी कहीं जा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग सैनिकों को जो सपोर्ट मिलता है लड़ाई के वक्त, उसके काम आते हैं ये जहाज। और एक बड़ी संख्या में AN-32 जहाज अब बहुत पुराना हो गया है, करीब 40-45 साल उसने सर्विस दी है हमको, और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो स्पेयर्स बनाती थी कंपनीज, और जो जहाज वो यूक्रेन से बन के आया था हमारे पास। जब हमने खरीदा था तब तो USSR इकट्ठा था, यूक्रेन उसका हिस्सा था, तो वहां से खरीदा था, और उसके बाद में यूक्रेन अलग हो गए, इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, तो उसके बाद में सपोर्ट वहां से मिलता था। तो वो सपोर्ट अब तकरीबन बंद हो गया है, और हमें इस जहाज को उड़ाना अभी काफी मुश्किल महसूस हो रहा है। और अभी रिड्यूस टू प्रोड्यूस जो हम कहते हैं एयरफोर्स में, कि जहाज की नंबर्स कम कम होते जाएंगे अगर आपको जहाज और देर तक उड़ाना है, क्योंकि स्पेयर्स जहाज से ही निकाले जाएंगे और बाकी जहाज सर्विसेबल रखे जाएंगे। तो ये एक समस्या वाली बात हम हद तक आ गए थे। तो उसकी वजह से रिप्लेसमेंट की जब हमने बात उठाई, तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाते हुए टाटा कंपनी ने एयरबस के साथ एक समझौता किया कि C-295 जहाज जो एयरबस ने एक स्पेन की कंपनी खरीद के उसके थ्रू बनाना चालू रखा था उनका, तो उसके साथ एक समझौता करके कंपनी टू कंपनी एक अरेंजमेंट करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि पहले 14 जहाज हम स्पेन में कंपनी में ही बनाएंगे, उनकी फैक्ट्री में बनाएंगे, और वहां से उड़ा के हिंदुस्तान में लेके आएंगे, और उनके बनते होते हुए हम हिंदुस्तान में बाकी के 40 जहाज बनाएंगे, और टोटल 54 जहाज का ऑर्डर टाटा कंपनी को दिया था। इसके ये कॉन्ट्रैक्ट के होते पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का जहाज अपनी धरती पर मैन्युफैक्चर होके अपनी धरती पर पहली बार उड़ेगा। आज तक ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है जिसमें पूरा का पूरा मालवाहु जहाज डेवलपमेंट से लेके डिलीवरी तक हिंदुस्तान में बनेगा। तो ये इसका महत्व है। आपने अभी जिक्र करा आत्मनिर्भरता का, और आपने बताया कि ये पहली बार ऐसा भारत में होने जा रहा है कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरी, ये भारत में पहली बार होगा। तो इस सुविधा की स्थापना जो है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कितना मजबूत करती है? देखिए, हम सबको पता है कि HAL हमारे लिए हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान बनाने में काफी हद तक सक्षम है जी, और उसमें काफी हमने अचीव कर लिया है उस क्षेत्र में। लेकिन मालवाहु जहाज का प्रोग्राम, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम सारस का बना था, और वो किसी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन हम उस हद तक नहीं पहुंच पाए कि जहाज मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए। डेवलपमेंट फेज में हमारे ऊपर काफी
उस समय दबाव था, सैंक्शंस थे, उसके कारण हो सकता है, और कहीं और उसमें कारण है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम एक हद तक पहुंच के बंद करना पड़ा था। तो उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो थी, जिसमें कि कार्गो और मनुष्य को लेके जा सकते हैं, उसमें उस तरह के जहाज हमारे पास बनाने की क्षमता नहीं थी, और इस प्रोग्राम के चलते वो क्षमता भी भारत के पास आ जाएगी। और अच्छी बात है कि अभी प्राइवेट जो कंपनीज है वो इसमें बहुत अच्छे से हिस्सा ले रही हैं, और ये क्षमता अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है हमारे देश के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ। क्योंकि आत्मनिर्भरता, जो ये नेशनल पावर जो हम कहते हैं, वो नेशनल पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास या पीएसयूज के पास ही होना जरूरी नहीं है। जी। जो जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो देश में होता है उसमें प्राइवेट कंपनीज भी आती है, डीआरडीओ भी आता है, पीएसयूज भी आते हैं, जी। डिफेंस पीएसयू आते हैं, बाकी कंपनियां भी छोटी मध्यम साइज की या बड़े साइज की जैसे कि टाटा है। तो हर एक का उसमें महत्वपूर्ण दायित्व होता है, और मैं समझता हूं कि ये कदम जो हमने उठाया है वो हमको बहुत दूर तक लेके जाएगा, क्योंकि ये एक चीज है जो हमारे पास नहीं थी और उसकी जरूरत है हमको लंबे समय तक, और वो हो जाएगी। उसमें भी अभी कई स्टेप्स है जो हमको निर्भरता, संपूर्ण आत्मनिर्भरता की तरफ उठाने हैं। उसको समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहला बेबी स्टेप, कहने को तो बेबी स्टेप है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक और जॉब के ऊपर जो रोजगार की जो बात है, इस पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जब हमारे पास होती है तो नेचुरली उसके लिए मनुष्य बल चाहिए, उसके लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए, और उसके लिए हमारे पास, हमारे लोगों के पास क्षमता है, एजुकेशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अभी तक है, लेकिन उस मात्रा में इस क्षेत्र में कम है। तो उसके हिसाब से, एंड पर्टिकुलरली क्या है कि एक हमारा एक माइंडसेट हो गया था कि डिफेंस के सप्लायर्स सिर्फ पीएसयूज होंगे या गवर्नमेंट पीएसयू होंगे या डिफेंस पीएसयूज होंगे। तो वहां से हम हटके अभी प्राइवेटाइजेशन इस क्षेत्र में भी काफी हद तक बड़े कदम उठाए हैं। इसमें प्राइवेट कंपनी हो या पीएसयूज हो, क्योंकि पीएसयू है तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा है और उनका चलने का एक तरीका है, जी। और प्राइवेट कंपनीज का चलने का अलग तरीका है। तो दोनों तरफ को अभी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से होगी, और एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जो हमें एक्सपोजर मिलेगा हमारे इंजीनियर्स को, हमारे यंग लोगों को जो बाकी सारे कामों में जुड़े होंगे इसके साथ। और ये इसी कंपनी को एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ जो टीयर 2 टीयर 3 कंपनीज या जो बोलते हैं एमएसएमई एसएमईज जो है, तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा और उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी काफी हद तक। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमको ये नहीं देखना चाहिए कि टाटा की कंपनी को ये मैन्युफैक्चरिंग का मौका मिला है जी। तो टाटा कंपनी का बहुत बड़ा फायदा होगा, या टाटा कंपनी में जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हीं को फायदा होगा, ये सोचना गलत होगा। इसकी वजह से जो बाकी एंसिलरीज मैन्युफैक्चरर्स है जो जी। टाटा को सप्लाई करेंगे इस जहाज के बनाने के लिए, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट का बड़ा फायदा होगा। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे एक सोच में बदलाव आएगा कि हम एक सोचना शुरू करेंगे कि इस तरह के जो मशीन्स बनाने हैं, उनके जो पुर्जे बनाने हैं, उनके जो बाकी सपोर्ट सिस्टम जो है उसके बारे में भी हम काफी हद तक इनके साथ कोलैबोरेशन करके काफी चीजें सीखेंगे और उसका फायदा होगा जी। लंबे समय तक। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एयरक्राफ्ट जो हैं भविष्य में दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे, और बीते दिनों में हमने रक्षा मंत्री का भी बयान सुना था कि भारत अब न केवल बना रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, साथ ही 80 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करता है डिफेंस मटेरियल जो है। तो ये भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर कैसे दर्शाता है? आपके इस पे क्या विचार है? देखो, हमने हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट करना काफी पहले शुरू किया था। हमने कई देशों को डॉर्नियर जहाज भी एक्सपोर्ट करे हुए हैं, लेकिन वो बहुत, कहता हूं कि इस क्षेत्र में हमारी अभी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत छोटी है। जब टाटा जैसे कंपनी जब इस काम में जुड़ जाती है तो आप अपने आप सोच सकते हो कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित अपने आप को नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है, आपने सुना होगा कि एयरबस के साथ टाटा ने सिर्फ C295 का ही नहीं तो एक हेलीकॉप्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो यानी ऑलरेडी उन्होंने 2 जहाज बनाने के लिए, भारत में बनाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हुए हैं। तो ये जब स्टेप्स लेते हैं तो ये सिर्फ 50 या 55 जहाज बनाने के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप होगा जब, तो ये काफी दूर की सोच के ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। उससे अहम बात यह है कि कई सारे जगह पर हमारे देश की जो आज तक जिन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया है कि
हम भी मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस सब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक हमने भी अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट हो, उसमें हमने एक एस्टैब्लिश किया हुआ है एक्सपोर्ट का स्टैंडर्ड, जो कि विश्व के स्टैंडर्ड के हिसाब से माना जाता है। आज हम कई कंपनियां हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको सप्लाई कर रही है। कई छोटी छोटी जो सिस्टम्स है वो इवन अमेरिकन कंपनीज या तो उनके जॉइंट वेंचर हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को सप्लाई कर रही है। टाटा की बात करें तो टाटा, लॉकहीड मार्टिन को और एविएशन की कंपनियां जुड़ी हुई हैं जैसे बोइंग हो, तो इनको कई पुर्जे अभी सप्लाई कर रही है। और टाटा ही नहीं, टाटा के टियर 2 वेंडर्स और टियर 3 वेंडर्स भी है जो बिल्डअप हो गए ऑलरेडी। जो एयरबस को या बोइंग को विश्व स्तर पर जो जहाज आज उड़ रहे हैं उसमें भी उनका सप्लाई हो रहा है। कहीं एम्ब्रेयर जैसे कंपनी है ब्राजील की जो जिसमें इंटीरियर पूरे के पूरे डिजाइनिंग हिंदुस्तान में हो रहा है, एग्जीक्यूशन उसका अभी हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें देख लो तो मेरे ख्याल में बहुत दूर तक हम पहुंच सकते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि टाटा जैसी कंपनी 50, 54, 55 जहाज बना के वो अपना प्लांट बंद नहीं कर सकते। वो इतनी सी काम के लिए ये सारी चीज खड़ी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इसी कंपनी का हम 40 साल पहले का कार का मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी अगर देखें तो वहां से आज तक वर्ल्ड में वन ऑफ द रिकग्नाइज्ड कंपनी कही जा सकती है जो एक्सपोर्ट कर रही है कार। तो उसी के हिसाब से उसी पाथ पे चलते, उसी रास्ते पर चलते हुए आई थिंक आने वाले समय में टाटा जैसी कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करते वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर जहाज की बन सकती है और बनेगी, पूरा आत्मविश्वास है। तो श्रोताओं सुनते हैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपकी निगाह में प्रमुख चुनौतियां होंगी और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं आने वाले समय में? चुनौतियां बहुत है, क्योंकि हवाई जहाज बनाना एक कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप संपूर्ण हवाई जहाज कंप्लीट कैपेबिलिटी अगर उसकी देखी जाए तो अभी भी हम संपूर्ण आत्मनिर्भर इस जहाज पर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कई सारी एवियोनिक्स होगी या कई सिस्टम्स होंगे। जैसे कि छोटा उदाहरण दे सकता हूं मैं, जैसे अंडर कैरेज बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो हमारे पास आज जिस क्वालिटी की हमारे पास होनी चाहिए इस जहाज में लगने के लिए वो नहीं है। हम उसको इंपोर्ट करके जहाज में लगाएंगे। आने वाले समय में ये कैपेबिलिटी हमको हासिल करनी होगी। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो हमारे पास आज नहीं है वो एविएशन इंजन की है, और कई सारे प्रयत्न चल रहे हैं। हमने बहुत प्रयत्न किया है, 30-40 साल से हम नहीं बना पाए जिस तरह का इंजन चाहिए। लेकिन आज कई सारी कंपनियां हैं, जैसे सैफरन हो, रोल्स रॉयस हो या जनरल इलेक्ट्रिक हो, तो इसके जैसी कंपनियां हमारे पास आज आ रही है और बातचीत कर रही है। और सैफरन ने तो यहाँ काफी हद तक हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने की क्षमता लगाई है हिंदुस्तान में। तो ये जो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम आज की तारीख में अगर हम संपूर्ण आत्मनिर्भर है क्या इस जहाज को बनाने में, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सारे का सारा पूरा जहाज हम कोई भी चीज इसकी बाहर से नहीं लेंगे। और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन हिंदुस्तान से पुर्जे लेके क्यों जाती जी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम पूरी क्षमता पाएं, लेकिन हाँ वो कैपेबिलिटी हमारे पास जिस दिन आ जाएगी तो सही मायने में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और वही हम चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो हम कैपेबिलिटी पा रहे हैं वो भी कोई कम कदम मानता नहीं हूं मैं। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, और सही मायने में हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में चल रहा है। साथ ही सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये साझेदारी भारत और स्पेन के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगी। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। और एयर वाइस मार्शल SJ नानोदकर आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ नानोदकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।